दरअसल प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां करना जरूरी हो गई हैं। तुम अगर मुनासिब समझो तो लड़की से अलग हो जाओ। मेरे लिए इसमें कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं बल्कि उससे कुछ फासले पर रहकर उसकी निगरानी करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हट जाने से वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाएगी और तुम्हें जगह जगह तलाश करेगी, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? क्या? मैंने सवाल किया। मुझे जहाँ तक इतलात मौसूल हुई हैं वो ये है कि आगा तोकीर के कुछ आदमी उसकी और तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। हो सकता है तुम उससे अलग हो जाओ तो वो परेशान हो जाएं और उसके बाद उनमें से कोई सामने आ जाए। हमें ऐसे लोगों की अशद जरूरत है जो हमें आगा तोकीर की निशानदही कर सकें। ये सारी बातें तो बिल्कुल ठीक हैं जनाब, लेकिन क्या आप अपना तारुफ कराना पसंद करेंगे? मेरे बारे में बस इतना ही समझ लो कि हर हालत में तुम्हारा हमदर्द हूँ और तुम्हारे और उस लड़की के मिशन की तकमील चाहता हूँ। मिस्टर हमदर्द, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मुझसे मुलाकात करें? यकीनन मैं तुमसे किसी न किसी वक्त जरूर मुलाकात करूंगा, लेकिन उस वक्त जब हम कम से कम एक मसले पर काम करने में कामयाब हो जाएंगे। आप ये समझते हैं कि मैं किसी के ज़ेरे तहत काम नहीं करता। मैंने कहा, ओहो, इस सिलसिले में मुझे सिर्फ अपना मददगार और मावन समझो। चाहो तो मातहत भी कह सकते हो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत सी मालूमात फराहम नहीं कर सकता। बस इब्तदाई तौर पर जो जिम्मेदारियां मेरे स्पुर्द तेहरान में की गई हैं उन्हीं की तामील कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? दोस्त, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। ये मेरी सिर्फ राय है। हो सकता है इसे हमें कुछ कामयाबी हासिल हो जाए। ओके, मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा, और उसके बाद दूसरी तरफ से आवाज बंद हो गई। ये मेरे लिए एक और फिक्र अंगेज बात थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि रोजाना फरनाज के सिलसिले जो उमंगें दिल में बेदार हुई थी वो खुद ब खुद सो गई थी। अब अगर वो मुझ पर हर लम्हा मुसल्लत रहेगी तो खामखा मुझे अखलाकियात का सामना करना पड़ेगा, जबकि मेरे जैसे किसी शख्स के लिए अपनी तफरीहात मुहैया कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि अब रोजाना फरनाज से अलहदगी कैसे इख्तियार की जाए। वैसे मैं उसे इस अंदाज में परेशान नहीं करना चाहता था। मासूम सी लड़की थी, कुछ कह देना निहायत मुनासिब था। चुनाचे उस रात मैंने डिनर के दौरान उससे कहा, माय डियर रोजाना फरनाज, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ बहुत लुत्फ आ रहा है और हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत से बेपनाह खुश हैं, लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा हूँ। क्या? उसने सवाल किया। अगर हम दोनों यकजा रहकर आगा तोकीर को तलाश करें तो ये मुनासिब नहीं होगा। मैं यूँ करता हूँ कि अपना काम अपने तौर पर जारी रखता हूँ और तुम अपने तौर पर। कम से कम ये होगा कि हम लोग एक दूसरे की निगरानी कर सकेंगे। आखिर कैसे? तेहरान की सियाहत तुम तन्हा करो, मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा। इससे क्या होगा? मैं ये देखूंगा कि कहीं आगा तोकीर के आदमी तुम्हारे पीछे तो नहीं लगे हुए। अगर ऐसा है तो फिर उनमें से किसी को पकड़ लेना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं होगा और हम उनसे ये मालूमात हासिल कर लेंगे कि आगा तोकीर कहाँ छुपा हुआ है। रोजाना फरनाज कुछ सोचती रही, फिर उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत नजर आई और उसके बाद उसके चेहरे पर तजस्सुस बेदार हो गया। वाकई ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो जाओगे? नहीं, कुछ दिन की बात है। अगर हमें कोई आज ही मिल जाता है तो फिर जाहिर है हम यकजा होकर काम करेंगे, तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम यूं करो कि अपने तौर पर सैरो सियाहत करो और मैं अपने तौर पर। अच्छी बात है, कल से यही सही, उसने कहा और मैं इस मुश्किल मरहले से निकलने में कामयाब हो गया। वैसे चूंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी गई थी और ये मेरा काम भी नहीं था, इसलिए मुझे ये तशवीश नहीं थी कि उसके साथ क्या वाकया पेश आ सकता है। दूसरे दिन इस मुआहदे के तहत हम दोनों अलग अलग बाहर निकल गए और मैंने कुछ फासले से रोजाना फरनाज का ताक़ुब शुरू कर दिया, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना महसूस हुई और मैं अपने तौर पर काम में मसरूफ हो गया। रोजाना फरनाज की टैक्सी कहीं आगे निकल गई थी। मैं अपनी टैक्सी से उतरकर सड़क पर चहलकदमी करने लगा। यहाँ वही रिवायती रौनक नजर आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ काफी दूर निकल आया, फिर एक छोटे से पब्लिक पार्क में दाखिल हो गया जहाँ जिंदगी की रौनकें शबा पर थी। नौजवान जोड़े हाथों में हाथ डाले गश्त कर रहे थे। छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे इधर से उधर भागे भागे फिर रहे थे। खांचे वाले और बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो जिंदगी की जरूरियात फरोख्त कर रहे थे। मैं पार्क में टहलता रहा, फिर मैं गोशे से निकल रहा था कि दफातन मैंने एक आदमी को अपनी जानिब निगरान देखा। वो मुझे देखकर ठिठक गया था। दराज कमत और खूबसूरत लिबास में मलबूस शख्स मकामी ही मालूम होता था। मैंने जब उसकी जानिब देखा तो वो पलट कर दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गया और ये अंदाजा मुझे बखूबी हो गया कि वो मेरी निगरानी कर रहा है। अब ये नहीं कह सकता था कि दूर से मेरे ताक़ुब में आ रहा है या यहीं पर मुतवज्जे हुआ है, लेकिन जिस अंदाज में वो मुझे देख कर ठिठका था उससे मुझे ये एहसास होता था कि उसने इसी पार्क में मुझे देखा है। मैं वहां से आगे बढ़ गया और फिर मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे नजर नहीं आया। भर तो ये बात जहन में जरूर रही थी। फिर शाम को तकरीबन 7:45 बजे मैं वापस आया
तो रोजाना फरनाज अपने कमरे में मौजूद थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वो फौरन ही आवाज सुनकर मेरे पास आ गई। उसके अंदाज में वही बच्चों जैसी मासूमियत थी। हेलो जी, कहो कैसा रहा तुम्हारा दिन? बस कोई खास बात नहीं, कल जो लुत्फ आया था वो आज नहीं आया, मगर मजबूरी है, क्या किया जाए। वैसे मैंने कुछ और मकामात की सयाहत की है। क्या तुम मेरा ताकुब कर रहे थे कुछ फासले तक? तुम्हें कोई ऐसी बात तो नहीं महसूस हुई जो हैरान कुन हो? बिल्कुल नहीं। मैंने दिन भर का मशगला जो रखा वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो मुझे अपने दिन भर की तफसीलात बताने लगी। रात का खाना हम लोगों ने साथ खाया और फिर रोजाना फरनाज को बमुश्किल तमाम मैंने उसके कमरे में धकेला था। खामखास जहन खराब करने से क्या फायदा। ताहम उसे उसके कमरे तक पहुंचाने के लिए मैं खुद ही गया था और फिर काफी देर तक उससे बैठकर बातें करता रहा था। जब उसकी आंखें खुमार आलूद हो गई तो मैंने उससे इजाजत तलब की और उसने गर्दन हिला दी। तुम दरवाजा बंद कर लो रोजाना। हाँ। वो उठी और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे की जानिब चल पड़ा, फिर दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा, लिबास वगैरह तब्दील किया और फिर बिस्तर पर लेटने ही जा रहा था कि दफतन एक अजीब सा एहसास हुआ। गालिबन ये मेरी छठी हिस्स थी जिसने मुझसे कुछ कहा था, और जो कुछ उसने कहा था वो ये था कि मेरे कमरे में मेरे अलावा और कोई भी मौजूद है। मेरी निगाहें इधर उधर भटकने लगी। सामने लगी हुई अलमारी के अकब में इतनी जगह मौजूद थी कि कोई उसके पीछे छुप सकता था। अभी मैं कुछ सोचने भी ना पाया था कि अलमारी के अकब से दो अफराद निकल आए और उनमें से एक वही था जिसे मैंने पार्क में देखा था। मैं हमकाना अंदाज में मुसहरी पर पांव लटका कर बैठा उनकी शक्लें देखता रहा और मैंने बखूबी उनके हाथों में दबे हुए पिस्तौल देख लिए थे जिनका रुख मेरी जानिब था। वो शख्स जिसे मैंने पार्क में देखा था आगे बढ़ा और मेरे करीब पहुंचकर बोला, अगर चीखने की कोशिश की तो गोली तुम्हारे हलक में दाखिल हो जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये जुमले इस मौका पर कहे ही जाते हैं। मेरे हाथ बुलंद किए गए और उसके बाद मेरे लिबास की तलाशी ले डाली गई, लेकिन शबे ख्वाबी के इस लिबास में कोई चीज उन्हें कहाँ मिलती। उसके बाद उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। दूसरे आदमी ने मेरे अकब पर पहुंचकर पिस्तौल की नाल मेरी पुश्त से लगा दी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी दूसरी हरकत क्या होगी। मैं दरअसल उनकी तमाम कार्रवाइयों का जायजा लेकर यह अंदाजा लगाना चाह रहा था कि वो मुझसे आखिर क्या चाहते हैं। दफतन ही मुझे क्लोरोफार्म की तेज बू अपनी नाक में महसूस हुई। साथ ही अकब से एक हाथ आकर मेरी नाक पर जम गया था। एक लम्हे में मैंने अपने जिस्म को सख्त करके गर्दन झटकने की कोशिश की, लेकिन कमबख्त क्लोरोफार्म में यही खूबी है कि एक लम्हा सांस नहीं लेने देता। मेरे होशो हवास रुखसत हो गए थे। जिस तरह उस वक्त मैं उन लोगों का शिकार हुआ था, ये मेरी जिंदगी का बदतरीन वाकया था, वरना जिदोजहद करके उन दो आदमियों को ठिकाने लगाना मेरे जैसे आदमी के लिए कोई मुश्किल काम ना था। बहरतौर उसके बाद हवास कायम ना रहे, लेकिन बेहवासी भी बहुत अरसे तक जारी ना रही। मैंने अपनी आंखों के सामने एक धुंध सी फैली देखी। बदन के नीचे बिस्तर महसूस हो रहा था, लेकिन गुजरते हुए वाकयात भी जहन के पर्दों से टकरा रहे थे। मैंने अपने नीचे के बिस्तर को टटोला और चंद लम्हात में मुझे अंदाजा हो गया कि ये मेरे होटल का कमरा नहीं है। मैं फौरन उठकर बैठ गया। दिमाग में एक हल्का सा चक्कर आया था। क्लोरोफार्म की यही खासियत है कि वो बाद में भी आसाब पर असरअंदाज रहता है, और इस वक्त तक क्लोरोफार्म मेरे आसाब पर असरअंदाज था। बहरतौर मैं उसी तरह बैठा हुआ इन हालात पर गौर करता रहा और ये अंदाजा लगाता रहा कि मुझे क्यों अगवा किया गया है। चंद लम्हात के बाद मैंने अपने जहन में पुरसुकून सी कैफियत महसूस की। यकीनी तौर पर इस काम का आगाज हो गया था जो मैं खुद चाहता था। कम से कम कोई तहरीक तो पैदा हुई। खामखा इधर उधर भटकते रहने से क्या फायदा। अभी मैं ये तमाम बातें सोच रहा था कि दफतन कमरे में तेज रोशनी फैल गई और मेरी आंखें बंद हो गईं। लेकिन मैं कमरे में कुछ और लोगों की कदमों की चाप सुन रहा था। अलबत्ता जब आंखें रोशनी में देखने के काबिल हुईं, तो मैंने अपने सामने एक अजनबी शख्स को देखा जो बहुत खूबसूरत सूट में मलबूस था। उसका चेहरा बहुत ही मकरू था। खदोखाल में बिल्कुल बंदरों जैसी कैफियत नजर आ रही थी। सर गंजा था, हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। सामने ही एक दरवाजा खुला हुआ था और वो यकीनन उसी खुले हुए दरवाजे से बेआवाज अंदर आया था। मैं खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। उसने पिस्तौल से मुझे इशारा किया कि मैं खड़ा हो जाऊं और मैं एक थकी थकी सी सांस लेकर खड़ा हो गया। फिर उसने पिस्तौल से ही मुझे दरवाजे की तरफ चलने का इशारा किया और खुद ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली जिससे वो पिस्तौल से मुझे कवर भी किए रहे और मैं कोई हरकत ना करने पाऊं। कहाँ जाना चाहते हो? मैंने सवाल किया और उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। न जाने वो गूंगा था या फिर बोलना पसंद नहीं करता था, और अगर मैं आगे ना बढ़ूं तो उसने पिस्तौल के ट्रिगर पर उंगली रखी और पिस्तौल वाला हाथ सीधा कर लिया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अगवा करके अच्छा नहीं किया है। उसने आंखें निकालकर फिर मुझे पिस्तौल से आगे बढ़ने का इशारा किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से बाहर निकल गया। वो इतना फासला रख कर पीछे आ रहा था कि अगर मैं कोई कोशिश करना चाहूँ तो वो मेरी जद में ना आ सके। एक पतली सी राहदारी से गुजरकर वो मुझे राहदारी के एक मोड़ पर लाया
और फिर एक कमरे की जानिब इशारा किया। मैंने खुद ही कमरे का दरवाजा खोला था। वसी और इस कमरा बल्कि हाल था और उस हाल में चंद मशीनें नजर आ रही थी। कुछ अजीब सी कैफियत थी यहाँ की। यहाँ अंदर 3 आदमी और मौजूद थे जो गालिबन मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन तीनों ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, बराए करम इस तरफ आ जाओ और सुनो, कोई भी ऐसी कोशिश ना करना जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। हमारी यही ख्वाहिश होगी कि हम तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ अपने एक ख्याल की तस्दीक करना चाहते हैं। मैंने सर्द निगाहों से उस शख्स को देखा जिसने मुझे मुखातिब किया था और फिर आहिस्ता से कहा, मैं एक सयाह हूँ और यहाँ बगर्ज़े सियाहत आया हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे अगवा करने का मकसद क्या है। ना तुम सयाह हो और ना बगर्ज़े सियाहत यहाँ आए हो। जो कुछ भी हो तुम अच्छी तरह जानते हो और हम यही मालूम करना चाहते हैं कि तुम कौन हो। इस तरफ आ जाओ और इस कुर्सी पर बैठ जाओ, उन्होंने कहा और मैं चंद लम्हात सोचने के बाद कुर्सी की जानिब रुख कर लिया। कुर्सी मखसूस साख्त की बनी हुई थी। मैं उस पर बैठा तो दफातनी उसके हाथों पर से 2 हुक उभरे और मेरे हाथों में हथकड़ियों की तरह आ पड़े। उन्होंने मुझे कैद कर दिया था। बहर तौर मैंने इस बात पर किसी जिदोजहद का इजहार नहीं किया और खामोशी से उनकी कार्रवाइयों को देखने लगा। कुर्सी कुछ इस किस्म की थी जैसे हेयर ड्रेसर्स के यहाँ होती है, जिस पर बैठकर बाल कटवाए जाते हैं। न जाने वो क्या करना चाहते थे। अभी तक मैंने किसी जिदोजहद का आगाज नहीं किया था और सिर्फ उनकी कार्रवाइयां देखना चाहता था। वैसे जहन की गोशों में अब कुछ ख्यालात आते जा रहे थे। यूं लगता था जैसे उन्हें मेरी शख्सियत पर शुबा हो गया हो। बदकिस्मती तो ये थी कि कोई सूरत हाल ही मालूम नहीं थी। ऐसी अहमकाना बातें जहन तक पहुंची थी जिनका कोई सर पांव नहीं था। खुद शहबाज अहमद साहब ने भी यही अल्फाज कहे थे कि इस बार एक ऐसा केस मेरे स्पुर्द किया जा रहा है जिसका कोई सर पांव नहीं है। बहरतौर ये भी एक तजर्बाती मंजिल थी। देखना यह था कि आगे क्या होता है। वो तीनों आदमी मसरूफ हो गए जो उस सालनुमा कमरे में मौजूद थे। एक मशीन को घसीट कर मेरे चेहरे के सामने लाया गया। अजीबो गरीब किस्म की मशीन थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या चीज है। उसके बाद अकब से किसी ने मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़कर मेरी गर्दन कुर्सी की पुश्त से लगा दी और फिर एक चमड़े का तस्मा मेरी पेशानी से कस दिया गया जिससे मेरा चेहरा बिल्कुल पीछे जा लगा। दूसरे आदमी मशीन पर अमल कर रहे थे और मशीन का एक खास किस्म का हिस्सा मेरे चेहरे के ऐन सामने आ गया था। फिर दफातनी उनमें से एक शख्स ने मशीन का एक बटन दबाया और सफेद रंग के पानी जैसी एक फवार उससे निकली जिसने मेरे चेहरे को भिगो दिया। अजीब सी ठंडी ठंडी कैफियत थी। मेरी आंखें तो खुद ब खुद बंद हो गई थी, लेकिन उनमें तकलीफ के आसार भी नहीं थे। वो फवार देर तक मेरे चेहरे पर पड़ती रही और अब मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल ना हुआ कि वो मेरे चेहरे पर मेकअप तलाश कर रहे थे। हालांकि शहबाज अहमद साहब ने जो कोशिशें की थी उनके बारे में मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि वो बहुत मुस्तहकम है। मेकअप के जदीद तरीन तरीका को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हर चीज का तोड़ मौजूद होता है और अब मुझे ये अंदाजा लगाना था कि इन लोगों को किस हद तक कामयाबी हासिल होती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने काम से फारिग हो गए और अब शायद अपने इस अमल का रद्द-ए-अमल देखना चाहते थे। तकरीबन 10 मिनट इस तरह गुजर गए। उसके बाद मुझे अपने चेहरे पर कुछ अजीब सी कैफियत महसूस हुई। यूं लगता था जैसे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े मेरे चेहरे से उतर रहे हों। प्लास्टिक मेकअप को उतारने के लिए जो चीजें उन्होंने इस्तेमाल की थी वो जदीद तरीन थी। मैं हाथ नहीं हिला सकता था कि अपने चेहरे को टटोल कर देख सकूं, लेकिन अंदाजा यही था कि वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो गए हैं। और फिर उनमें से वो जो मेरे चेहरे पर अपने इस अमल का रद्द-ए-अमल तलाश कर रहे थे और फिर वो जो मेरे सामने खड़ा हुआ था मुस्कुराया। उसने कामयाबी की निगाह से अपने साथी की तरफ देखा और उसका साथी एक बड़ा सा तौलिया लेकर मेरे करीब पहुंच गया। तब मेरे चेहरे को रगड़ कर साफ किया गया और प्लास्टिक के वो टुकड़े मैंने तौलिया में लिपटे हुए देखे जो मेरे चेहरे पर थोड़ी देर पहले मौजूद थे। गोया मेरा असल चेहरा उनके सामने आ गया था। फिर उन्होंने एक दूसरे को इशारे किए और उसके बाद मेरे हाथों से वो क्लिप निकाल दिए गए जो कुर्सी के हथों से बंधे हुए थे। फिर 2 आदमियों ने बाजू से पकड़कर मुझे उठाया और उनमें से एक पिस्तौल ताने मेरे पीछे चलने लगा। मुझे एक दूसरे कमरे में लाया गया। यहाँ बहुत मामूली सा फर्नीचर पड़ा हुआ था, एक बिस्तर, चंद कुर्सियां और बस लोहे की एक अलमारी एक गोशे में रखी हुई थी। मुझे उन्होंने बिस्तर पर धकेल दिया। पिस्तौल बरदार बदस्तूर पिस्तौल का रुख मेरी जानिब किए हुए था। इस तरह अब उनकी तादाद 4 हो गई थी। मैंने सोचा कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है और अब मैं अपना अमल जारी ना रख सकूंगा जिसके तहत अब तक काम कर रहा हूँ। मुझे अपनी असल शख्सियत में वापस आना पड़ेगा। फिर वो शख्स जो पहली बार मुझे होटल में मिला था मेरे सामने आया और उसने सर्द लहजे में कहा, और अब तुम अपने बारे में बताओगे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे कहा, क्या तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगे? हम तुम्हें जो कुछ भी पिलाएंगे उसका अंदाजा तुम्हें थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम ये करो कि तुम फौरी तौर पर अपने बारे में पूरी तफसील बता दो। मेरे बारे में तफसील जानना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा दोस्तों, मैंने जवाब दिया।
हमारे लिए क्या बेहतर होगा और क्या बेहतर नहीं होगा, इसका फैसला सिर्फ हम कर सकते हैं। हाँ, तुम जरा ये बताओ, वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? गालिबन तुम रोजाना फरनाज की बात कर रहे हो। वो जो कोई भी है, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? जाती बातें किसी को बताई नहीं जाती, और फिर तुम इस तरह मुझे अगवा करके मेरे बारे में ये तफसीलात मालूम करने का हक भी नहीं रखते। मैं एक बार फिर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे बारे में जानने की कोशिश ना करो। इसका मतलब है कि जुबान खुलवाने के लिए हमें वही तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेंगे जो आम लोगों के साथ किए जाते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम तुम पर कोई तशद्दुद ना करते, लेकिन अगर तुम इसी से खुश हो तो तुम्हारी मर्जी। देखो, तुम्हें अपने बारे में मुकम्मल तफसील बताना होगी। ये बताना होगा कि उस लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, और ये भी बताना होगा कि वो तुमसे क्या काम लेना चाहती है। मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूँ, और शायद आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मुझसे इस बारे में कोई सवाल मत करो। बेहतर यह है कि बाहर जाने का रास्ता मुझे बताओ, वरना उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। पिस्तौल वाले ने 2 आदमियों को इशारा किया और वो एक बार फिर मेरे करीब पहुंच गए। उन्होंने मुझे गिरबान से पकड़कर खड़ा किया, लेकिन बस यही उनकी गलती थी। जो वार्निंग मैं उन्हें दे चुका था उस पर उन्होंने गौर नहीं किया था। हाथ भी खोल दिए थे और इसके बाद इस बात से मुतमईन थे कि मेरे सीने पर पिस्तौल तना हुआ है। लेकिन जब उनकी गर्दनें मेरे हाथ की शिकंजे में आई और उनके सर आपस में एक दूसरे से टकराए तो उन्हें लुत्फ ही आ गया। पिस्तौल वाले ने चीख कर कहा, खबरदार खबरदार, कुछ कहने से पहले हम तुम्हें गोली मारना नहीं चाहते, वरना। लेकिन इस वरना से आगे वो कुछ ना कह सका, क्योंकि वो दोनों आदमी जिसके सर मैंने आपस में टकराए थे एकदम से झोलने लगे, और उस वक्त घूमकर मैंने उनमें से एक के सीने पर लात रसीद की। अंदाज जचा तुला था, चुनाचे वो उछलकर पिस्तौल बरदार पर जा गिरा, और उसके बाद मेरे लिए ये मुमकिन न था कि मैं इंतजार करता रहता। मैंने एक लंबी छलांग लगाई और पिस्तौल वाले को रगीदता हुआ दूर तक ले गया। उसके बाद पिस्तौल उसके हाथ में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लड़ाई का अंदाज कुछ इस किस्म का हो गया था कि मैं भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। बस अब जबकि मैंने उन पर हमला कर दिया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि उनमें से कोई इस काबिल ना होने पाए कि मुझ पर कोई कारी वार कर सके। चुनाचे मैंने उनमें से एक का गिरबान पकड़कर उसे पूरी कुव्वत से घुमा दिया और दीवार की तरफ छोड़ दिया। वो इस कुव्वत से दीवार से टकराया कि उसका सर खरबूजे की तरह खुल गया। वो एक तेज चीख के साथ नीचे आ गिरा। बाकी तीनों अब सूरत हाल का अंदाजा लगा चुके थे और उन्हें यह एहसास हो गया था कि मुझ पर काबू पाना मुश्किल है।